माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी कौन कौन सी मुख्य सीरीज़ हैं और क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर हमने डिस्कस किया था। विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जो संक्रमण तत्व हैं उन संक्रमण तत्वों की क्या सामान्य लक्षण हैं, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट जो मुख्य लक्षण हैं उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पे हम केवल आपको बताए देते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, यानी कि अंतिम से पूर्व के कोष के डी ऑर्बिटलों में हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट टू सेल का, यानी बाह्य दो कोषों का, वो क्या होता है, जो सबसे लास्ट सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और 2, यानी कि अंतिम कोष में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और अंतिम से पूर्व पेनल्टीमेट सेल, यानी अंतिम से पूर्व का कोष, ठीक है, सेकंड लास्ट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 से 18, 9 to 18। और जो डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, वो डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं क्रमशः। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, n-1 s2 p6 d1 to 10, यानी d में 1 से स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है d1 d2 d3 d4 d5, इस तरह से d10 तक जाता है। ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मुख्यतः वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्ती संयोजकता और ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक मुख्य प्रॉपर्टी है। देखिए, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी संक्रमण तत्व हैं, ये मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करने की इनमें प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है, और ये है वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है, यानी कि परिवर्ती संयोजकता। ठीक है, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाए, बदल जाए। तो इनमें वेरिएबल वैलेंसी यानी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। क्या रीजन है, क्यों ये एलिमेंट, क्यों ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? माय डियर, एनर्जीज ऑफ NS, देखिए NS और n-1 डी ऑर्बिटल, ठीक, जो NS ऑर्बिटल्स हैं और n-1 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काफी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ NS एंड n-1 डी ऑर्बिटल आर वेरी क्लोज, काफी निकट होती है एक दूसरे के, एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन देम, और उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एज वेल एज n-1 डी ऑर्बिटल, यानी NS इलेक्ट्रॉन तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने का नेचर रखते हैं। ठीक है, n-1 डी ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 डी ऑर्बिटल्स, यानी n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बंध निर्माण की प्रक्रिया में। NS जो आउटर मोस्ट सेल है, जो वैलेंसी सेल है, वो तो NS ऑर्बिटल्स में आ गए, जो जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट सेल। ठीक है, और सेकेंड लास्ट सेल में उससे आगे कौन सा होता है, n-1 डी होता है। तो NS के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं क्योंकि वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट
करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ns और n-1 d ऑर्बिटल की जो एनर्जीज हैं ये एक दूसरे के नियर अबाउट लगभग बराबर सी होती हैं, यानी उनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, 3D सीरीज हमने लिया है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, जो 3D संक्रमण श्रेणी है जो स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और Zn 30 तक जाती है। ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यहां पर हमने उसको प्रदर्शित किया है। देखिए माय डियर, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली शो करता है, और 3D सीरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती भी +3 ही है। देखिए टाइटेनियम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वेनेडियम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रोमियम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ कंडीशन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मैंगनीज भी +3 ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर देता है। आयरन तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ही करता है, Fe+3 फेरिक और कोबाल्ट भी कर देता है, निकिल भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, और Zn तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो नहीं करता है। ठीक है, ये हमने पहले भी आपको बताया था कि जो जिंक है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका n-1 d ऑर्बिटल स्टेबल होता है और क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के n-1 d ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं और कंप्लीट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से डिफरेंट बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टाइटेनियम की आप यहाँ पे देखें +2 भी रिप्रेजेंट करता है, वेनेडियम भी करता है +2, क्रोमियम भी करता है, मैंगनीज भी करता है। आयरन की तो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है ही। ठीक है, कोबाल्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, निकिल की भी मेनली +2 ही होती है, कॉपर की +1 और +2 दोनों होते हैं। ठीक है, क्रोमियम की +3 है। ठीक, इसके अतिरिक्त वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज और आयरन +4, +5, +6 और +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेनेडियम +4 और +5, क्रोमियम +4 और +6, मैंगनीज +4 और +7, और आयरन कुछ कंपाउंड्स में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, Zn वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल ns इलेक्ट्रॉनों का ही उपयोग करता है, क्योंकि इसके ns ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बात करेंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, अनुचुंबकीय गुण। देखिए जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है वहां अनुचुंबकीय गुण आयन प्रदर्शित करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। जैसे हम देखें कॉपर में ही आप देख लेते हैं, कॉपर Cu+ और Cu++, क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 प्रकार के आयन बनाता है। +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएं, एटॉम का 29 की बात कर रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, और साथ में होता है 4s1। आपको पता है Cu29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया है। तो जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो मैंने बताया कि 4s1 होता है कॉपर में, तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक, तो Cu+ का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का वो क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 होता है। ठीक है,
अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन रूल 1 2 3 4 5। आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी 6 7 8 9 और 10। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं, सभी का युग्मन हो गया है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 0, यानी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नेचर ऑफ आयन कैसा होगा, नेचर ऑफ आयन होगा डाईमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Cu++ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो यहाँ 3d10 है। अब एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा, तो अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu++ का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे 3d ऑर्बिटल्स में, तो यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक आते हैं। और ये 5th इलेक्ट्रॉन यहां पे हम देखें, ये क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया, यानी इसका युग्मन नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं 0 1, यानी एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका नेचर कैसा होगा, इनका पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि कैसा होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयन्स होते हैं और जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयन हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, बोथ स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी और एक्वेटिक सॉल्यूशन में भी। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या है, कारण क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके आयन क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू, किसके कारण से होता है, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुओं का जो आयन है उनका जो रंग है वो किसके कारण होता है, डी ट्रांजिशन, जिसे बोलते हैं डी संक्रमण, टेकिंग प्लेस बिटवीन स्प्लिट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब स्प्लिट ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम आपको पढ़ाएंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसमें आता है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है ताकि यह प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल आयन से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो ग्रुप ऑफ एटम और एनायंस कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। ठीक है, ये संलग्नी। ठीक है, जैसे होते हैं H2O न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 आल्सो न्यूट्रल लिगेंड है, Cn- हो सकता है। तो ये सब क्या है, लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो ये जब लिगेंड्स हैं तो जब ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या, जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आते हैं लिगेंड्स के, तो डी ऑर्बिटल्स इज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके जो डी ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, उनका विपाटन हो जाता है, उनकी एनर्जी का विघटन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वो 2 ग्रुप में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। यहां पे हम इसको समझेंगे। देखिए, डी ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, dxy, dyz, dzx, dx² y², dz²। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है विद सिंबल डी ऑर्बिटल्स को। ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है ये सेम होती है। ठीक है, इन्हें डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जब लिगेंड्स के मैग्नेटिक फील्ड में ये आते हैं तो डी ऑर्बिटल्स का क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग क्या होता है, विपाटन हो जाता है जो, और ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप होता है एक्सेल और दूसरा होता है नॉन एक्सेल। यानी एक्सेल ग्रुप से मीनिंग क्या है कि जिन ऑर्बिटल्स के लूप्स
एक्सेस पे होते हैं वो एक्सेल ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं, और जिन ऑर्बिटल्स के लूप्स एक्सेस पर नहीं होते हैं वो नॉन एक्सेल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं जब आप पढ़े होंगे स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसमें क्या हुआ, डी स्प्लिटिंग हो गया, डी ऑर्बिटल्स का क्या होगा, विपाटन हो गया, और कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, कुछ लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स बन रहा है, वो सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ईजी ग्रुप हायर एनर्जी में जाता है, जो एक्सेल ग्रुप है उसे ईजी ग्रुप बोलते हैं, और जो नॉन एक्सेल ग्रुप है उसे T2G ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल ग्रुप में कौन से आते हैं, dx² y², क्योंकि इसके जो लूप हैं वो एक्सेस पे होते हैं, और dz²। ठीक, नॉन एक्सेल ग्रुप के अंतर्गत T2G ग्रुप के अंतर्गत dxy dyz dzx आता है, dzx आता है। ठीक है, तो यहां पे dxy आ गया, dyz आ गया, और dzx आ गया। ठीक है, तो ये जो है इनके जो लूप्स हैं वो एक्सेस पे नहीं होते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन में है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगा। इसमें होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ईजी ग्रुप हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और T2G ग्रुप लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, यानी दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में ये ऑर्बिटल्स क्या हो गए, विपाटित हो गए, स्प्लिट हो गए। और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो T2G ग्रुप है ये हायर एनर्जी लेवल में जाता है, और जो ईजी ग्रुप है ये लोअर एनर्जी लेवल में आता है। इसको हम समझ सकते हैं CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो CFT पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तब ये आपकी समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, फिलहाल तो ये समझ जाइएगा कि डी स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, डी स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो जाता है, और वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं अलग अलग एनर्जीज के। ठीक है, तो क्या होता है, द सम वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का दृश्य प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है बाई आयंस के द्वारा, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या कर देते हैं, रिफ्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो दिखाई देता है आयन में, आयन उसी कलर का दिखाई देता है। जैसे आप देखें कि जो हाइड्रेट Cu++ आयन है, जो क्यूप्रिक आयन है, वो एब्जॉर्ब करता है एक्चुअल में रेड रेडिएशन को, रेड कलर का जो रेडिएशन है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है, उत्सर्जित करता है कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीनिश ब्लू रेडिएशन। तो जो क्यूप्रिक आयन होता है इसका कलर जो दिखाई देता है उन कंपाउंड्स का और इनके कंपाउंड्स के सॉल्यूशन का, वो कैसा दिखाई देता है, मेनली ग्रीनिश ब्लू, और मेनली ब्लू ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि Fe++ फेरस अगर हाइड्रेटेड है तो ग्रीन कलर शो करेगा, फेरिक अगर है तो येलो कलर शो करेगा, और Cr+3 क्रोमिक आयन वायलेट कलर रिप्रेजेंट करता है, और Mn++ का कलर क्या होगा, पिंक होगा। ठीक है, ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करेगा। Mn++ अगर है स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो आयन होंगे और जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका कलर कैसा होगा, पिंक होगा। ठीक है, और अंत में इस वीडियो के एक और प्रॉपर्टी पर, हम छोटी सी प्रॉपर्टी है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, इस पर आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स क्या करती हैं, कैटेलिस्ट का काम करती हैं, ये उत्प्रेरकीय गुण रखती हैं। क्या कारण है कि यह उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, आप देखते हैं हैवर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे आयरन कैटेलिस्ट का कार्य करता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, वहां क्रोमियम की ऑक्साइड वहां पे क्या काम करते हैं, कैटेलिस्ट का काम करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मेशन के वहां पे पॉजिटिव कैटेलिस्ट का काम करता है। ठीक है, और निकेल तो एक इंपॉर्टेंट
कैटलिस्ट है ही हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पे ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनके सरफेस पे, इनके पृष्ठ पे बहुत सी फ्री वैलेंसीज होती हैं, और इनमें एक और टेंडेंसी होती है वेरिएबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करने की, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने की। +2 से +3 बना लेगा, +3 से +6 ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इनमें रिप्रेजेंटेशन करने की जो है प्रवृत्ति होती है वेरिएबल वैलेंसी, और हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भी इनमें जो है टेंडेंसी होती है, और माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने की इनमें प्रवृत्ति होती है। इसीलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया निकेल एक्ट एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की क्रिया जिसके द्वारा वनस्पति घी बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं, निकेल कैटलिस्ट द्वारा ही कैटलाइज्ड होती है। और साथ ही साथ जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब उनके हाइड्रोजनेशन की क्रिया हम कराते हैं तो वहां भी निकेल ही एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ओके, थैंक यू।